Okay, let us start with other topics. Yesterday we have seen the general characteristic of living things. Okay, general characteristic of living things. Yesterday we have divided the general characteristic of living thing into two groups, and these two groups are defining characteristic and non-defining characteristic groups. Yesterday we have studied about non-defining characteristic. कल हमने नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया था. आज हमें डिस्कस करना है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. Okay, please tell me what are the non-defining characteristic of living things. लिविंग थिंग्स की जो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक थी वो कौन सी थी, आप बता सकते हो? यस, फर्स्ट वन वी हैव स्टडीड अबाउट ग्रोथ, देन सेकंड वन reproduction. Okay, very good. Growth and reproduction, we have seen these two non-defining characteristic yesterday. आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. ओके, और ये जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है कौन कौन से है? व्हाट आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग? सबसे पहला इंपॉर्टेंट वन. ओके, यस, वेरी गुड बेटा. ओके, हर्षाली ने क्वेश्चन का जवाब दिया है और भी स्टूडेंट ने दिया है, शाबाश, वेरी गुड. तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यस द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड, then second defining characteristic metabolism. Metabolism. And last one, response to external stimuli. Response to external stimuli. ओके, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. ओके, तो देखिए, लेट अस स्टडी अबाउट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक वन बाय वन. तो सबसे पहले सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज मीन बाय सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? See here, all of you know that the basic structural and functional unit of organism is cell. Okay, cell क्या होता है? Cell is the basic structural and functional unit of life, any life, all living things. Okay, the body of unicellular organism as well as multicellular organism is consist of cell and its product. चाहे वो बॉडी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हो, ये बॉडी सेल से बनी है. द बॉडी ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स इज कंसिस्ट ऑफ, ये किससे बनी है? सेल से बनी है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो. तो सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है. इसी को कहते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग इज कंसिस्ट ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट. इट इज नोन एज द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. इसी को हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. और क्या होता है? व्हाट इज द थिंग? ओके, व्हाट इज द थिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल? ऐसा सेल में क्या होता है
जिसकी वजह से हम उसे लिविंग थिंग्स कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग दे डू नॉट हैव द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन लिविंग थिंग है उनमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। मतलब कि क्या नहीं होता? सी हियर। तो इफ वी ड्रॉ द सेल, सी हियर, एक जनरल स्ट्रक्चर याद रखिए। व्हाट इज मीन बाय सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन? द ऑर्गेनाइजेशन, द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन in which a membrane bounding living protoplast, a membrane that bounding the living protoplast is known as the cell. ओके वैसे तो सेल को हम क्या कहते हैं? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मगर यहां पर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम सेल को कैसे डिफाइन करेंगे? हियर एक ऐसी मेम्ब्रेन है, हियर लाइक दिस वन इज द मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन है। देन और इस मेम्ब्रेन it bounding the living protoplasm, living protoplasm कहिए, no problem. This membrane it bounds the living protoplasm, और प्रोटोप्लाज्म को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटेरियल। ओके द न्यूक्लियर मटेरियल। ओके हम यहां सिर्फ न्यूक्लियस लिखेंगे, सीयर। ओके जेनेटिक मटेरियल। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो प्रोटोप्लाज्म को बाउंडिंग करती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे cellular organization. The body of organism is consist of cell. It is known as cellular organization. Okay, non-living things they do not have कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ओके सेलुलर। What is the why the requirement for cellular organization? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होगी लिविंग थिंग्स को? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है इसमें जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, इनके भीतर कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस जारी रहते हैं। ओके इनमें मेटाबॉलिक प्रोसेस जारी रहते हैं जो इस सेल को लिविंग बनाते हैं, isn't it? Okay, so this membrane bounding structure it perform different metabolic processes in cytoplasm and nucleoplasm. ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक प्रोसेस जारी रहते हैं जो इस मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टम को क्या बनाती है? लिविंग सिस्टम बना देती है। ओके क्या बना देती है? लिविंग सिस्टम। ओके अगर ये लिविंग सिस्टम नहीं रहेगी तो रैंडमली कोई भी रिएक्शन कहीं पर भी होते रहेगी, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो वो लिविंग सिस्टम नहीं कहलाएगी। ओके तो सी हियर आपको याद रखना है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंसिस्ट ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, इसी को हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है तो बच्चों एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को पता है। ओके एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को पता है, कौन सा? डिफरेंट एटम्स। ओके सी डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, they shows affinity with each other, they shows electrostatic forces of attraction with each other and they form atom. ये क्या फॉर्म करते हैं? एटम। मींस लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, these are the subatomic particles. They show some type of electrostatic interaction and they come together and form, क्या फॉर्म करते हैं? They form atom. different atom they come together and form, क्या कहेंगे? डिफरेंट और सिमिलर एटम कम टुगेदर एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ओके
isn't it? अब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स साथ में आते हैं, इसे हम दो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूल्स को, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स इट इंक्लूड्स डिफरेंट, सी हियर, यहां पर अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट शुगर्स, different nucleotides, they come together and they form the macromolecules। और ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है इसी से मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे कि अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड जो है, ओके, चैट बॉक्स में बच्चों ने कुछ लिखा है, ओके, आवाज नहीं आ रही है, ओके, नाउ इट इज क्लियर, ओके, हाँ, ओके, हाँ, बाकी सभी को आवाज आ रही है बेटा हमारी? यस, गिव मी कंफर्मेशन प्लीज। ओके ओके, ठीक है, चैट बॉक्स में लिखते रहिए, ठीक है, हाँ, ओके, हम चेक करते रहेंगे चैट बॉक्स में, जो भी आता जाएगा उस सभी चैटिंग को हम चेक करेंगे, ठीक है, ओके, या कोई क्वेश्चन भी होगा तो, ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। हाँ, अगर किसी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है तो फिर उसने एक काम करना है, फिर से एंट्री करनी है, री इंटर होना है लीव करके, ठीक है बच्चों, ओके, हाँ, तो सी, तो ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स है ये बनाते हैं कुछ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स लाइक कौन से, लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, then DNA, RNA, okay, DNA and RNA, out of these ये प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, DNA, RNA are known as polymers, इन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं, ओके, isn't it, इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स, और इन सभी से बनेगी सेल, ओके, इन सभी का ऑर्गेनाइजेशन होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन होकर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, इन सभी का इकट्ठा होकर ऑर्गेनाइज होकर इनसे बनेगी सेल। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे याद रखना है, सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, डिफरेंट सीयर, many cells they come together that perform their common function and it form the tissue, okay, isn't it, बहुत सारे सेल इकट्ठा होते हैं जिनका कॉमन फंक्शन होता है और वो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू, ओके, जैसे मसल सेल्स दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म मस्कुलर सिस्टम, ओके, दे फॉर्म मसल्स, द टिश्यू, okay, different epithelial cells they come together and form epithelial tissues, okay, तो इस तरह से टिश्यूज फॉर्म होते हैं, okay, different neurons and neuroglial cells they come together and they form neuron tissue, okay, तो इस तरह से बच्चों टिश्यू फॉर्म होते हैं, then tissue, different tissues they come together and function in coordination, different टिश्यू इकट्ठे होकर वो मिलजुल कर काम करते हैं, उसे हम कहेंगे ऑर्गन, क्या कहेंगे, ऑर्गन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर राइटिंग कर रहे हैं और राइटिंग करते समय हमारी जो स्केलेटन सिस्टम है, ओके, मींस हमारे डिफरेंट जो टिश्यूज है, ओके, जो डिफरेंट टिश्यूज है वो सारे मिलकर, वेरी गुड, वो सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, ओके, संतुलित रहकर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट,
Then next one, different organs they come together and they form organ system. वो क्या फॉर्म करते हैं? They form organ system. Okay, they form organ system. Okay, जैसे कि हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, ओके, मींस सेंसरी ऑर्गन्स एज वेल एज दिस एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ये सारे इकट्ठे होकर एक ऑर्गन सिस्टम बनती है. इन ह्यूमन बॉडी देयर आर नियर अबाउट 11 डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट. ओके, उसे हम टिश्यू इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो सीयर, तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कम टुगेदर एंड फॉर्म द ऑर्गेनिज्म. ओके, तो ऑर्गेनिज्म सीयर, तो इन सभी का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है. सेल इज द बेसिक यूनिट. ये जो सेल है, सेल इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है लिविंग थिंग्स में. ओके, तो बच्चों, दिस इज अबाउट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. No any living thing can be considered without cellular organization. ऐसा कोई लिविंग थिंग हम कंसिडर नहीं करते हैं जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता. ओके, यहां तक के वायरसेस जो है, उन्हें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ना होने के कारण उसे हम सेमी लिविंग मानते हैं. ना वो लिविंग कैटेगरी में आता है, ना वो नॉन लिविंग कैटेगरी में आता है. इट कम्स अंडर यस द सेमी लिविंग कैटेगरी. ओके, इजंट इट? क्यों नहीं आएगा वो? क्योंकि उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो नहीं है. इंपॉर्टेंट वन. साथ ही साथ वो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस खुद नहीं कर सकता. वो होस्ट पर डिपेंड होता है डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए. ओके, इजंट इट? तो डिस्कस करते हैं सेकेंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, मेटाबॉलिज्म. ओके, कल एक बच्चे ने पूछा था, कल किसी बच्चे ने शायद चैट बॉक्स में क्वेश्चन भी किया था, वायरस किस कैटेगरी में आता है वगैरह. ठीक है, तो आज हमने उसका आपको जवाब दिया बेटा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, क्योंकि आज का पॉइंट जो था दैट इज रिलेटेड विद द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सीयर, तो बच्चों नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म. डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक metabolism. Then what is meant by metabolism? Okay, the sum total of all the chemical reactions that taking place inside the living system, inside the cell, it is known as, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. ओके, इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. ओके, इस लिविंग सिस्टम में, इस सेल के भीतर जो भी केमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, उन सभी रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं. जैसे कुछ नए प्रोटीन बनाए जाते हैं, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट भी किया जाता है. ओके, नए नए मिस डीएनए बनाए जाते हैं, सेल डिवीजन होने से पहले आरएनए बनाए जाते हैं, वगैरह वगैरह. तो बच्चों, ये सारी जो रिएक्शंस हैं, ये एक तरह की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है. ओके, इजंट इट? अब एक मेटाबॉलिक प्रोसेस जो आप सभी को पता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. ओके, सी, तो व्हाट इज मीन बाय मेटाबॉलिज्म? द सम टोटल ऑफ all the biochemical reactions that taking place inside the cell. okay, जो सेल के भीतर जो भी रिएक्शंस होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे. ओके, सीयर, फोटोसिंथेसिस. आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस. ओके सर, व्हाट इज विट्रो? ओके, इट इज इन विट्रो बेटा. ओके, बताएंगे आपको. ठीक है, व्हाट इज इन विट्रो? ओके, हम बताएंगे. ओके, थोड़ी देर इंतजार कीजिए. मेटाबॉलिज्म के एग्जांपल्स लेकर हम व्हाट इज मीन बाय इन विट्रो, वी विल डिस्कस अबाउट दिस. ओके, यस. तो सी हियर, मेटाबॉलिज्म, द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन दैट टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल. जो सेल के भीतर होती है, उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. ओके, जो सेल के भीतर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. मगर सेल के बाहर
जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसे हम लिविंग रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग रिएक्शन। इट इज नॉट द लिविंग थिंग बट इट इज द लिविंग रिएक्शन। जैसे कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। हियर हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल। ओके, फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ yes the sugar from carbon dioxide and water. Okay, from carbon dioxide and water, then in the presence of sunlight by the chloroplast is known as photosynthesis. तो बच्चों देखिए फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, isn't it? 6CO2 plus 12H2O, it gives in the presence of sunlight and with the help of chloroplast inside the chlorophyll pigment, chloroplast with the help of chlorophyll pigment, it form C6H12O6 plus 6O2 plus, okay, 6O2 that is released outside. Okay, isn't it? तो बच्चों ये जो लाइट रिएक्शन है, it is the best example of metabolism. Okay, देन हम और एक रिएक्शन आप सभी को यहां पर देना चाहते हैं। सी, कौन सी रिएक्शन? सीयर C6H12O6 प्लस O2, देन इट फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इट फॉर्म 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 kilocalorie of energy, means 36 to 38 ATPs. Okay, okay, yes. अब देखिए हम एक पॉइंट पर आपको आते हैं। सी, वो पॉइंट्स क्या है? दिस मेटाबॉलिक प्रोसेस, द फर्स्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस इज ऑफ फोटोसिंथेसिस. Then this second metabolic process is of respiration. Okay, respiration. दोनों में क्या अंतर है? What is the difference? This first reaction, that is in photosynthesis, the formation of sugar is taking place from simple inorganic substance. यहां पर synthesis हो रही है या breaking हो रही है? It is the synthesis. यहां पर synthesis हो रही है, breaking हो रही है synthesis of new substance from simple substances. जब ऐसे होता है उस metabolic process को हम क्या कहते हैं? It is known as anabolic process. Okay, anabolic process यानी क्या होती है? The metabolic process in which the formation or synthesis of new large molecule is taking place from simple substances. It is known as anabolism. Okay, जहां पर new molecules या substance की synthesis होती है, उस metabolic process को हम कहेंगे anabolism या फिर anabolic process. अब नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? इस रेस्पिरेशन में दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. ओके, तो यहां पर ब्रेकिंग रिएक्शन हो रही है. ओके, isn't it? The formation of simple substances from complex substance or larger molecule, this type of metabolic process is known as कैटाबॉलिज्म. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म. ओके, कैटाबॉलिज्म यानी क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस फ्रॉम लार्जर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल. दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसी को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म. ओके, तो बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है मेटाबॉलिज्म के. एनाबॉलिक प्रोसेस, दैट इज द बिल्डिंग अप प्रोसेस, दैट इज द फॉर्मेशन प्रोसेस, सिंथेसिस प्रोसेस. देन कैटाबॉलिक प्रोसेस मींस द ब्रेकिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, डाइजेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, इसी को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अगला पॉइंट,
इसी मेटाबॉलिज्म एक छोटा सा पॉइंट आता है, जैसे कि हमने आपको एक डेफिनेशन बताई, व्हाट इज मीन बाय मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन हमने क्या बताई, द बायोकेमिकल रिएक्शन दैट टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। उसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, देखिए सीयर, तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस, दोज मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट टेकिंग प्लेस आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उसे लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे। ओके, those metabolic processes that taking place outside the cell, they does not, yes they are not living or non living, वो लिविंग भी नहीं होती और नॉन लिविंग भी नहीं होते, वो लिविंग कैटेगरी में भी नहीं आती है और नॉन लिविंग कैटेगरीज में भी नहीं आती है, मगर हम उसे लिविंग रिएक्शन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिविंग रिएक्शन। ओके, लिविंग रिएक्शन। हम फॉर एग्जांपल, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अभी ऋषभ ने शायद एक सवाल पूछा था, व्हाट इज मीन बाय इन विट्रो, इन विट्रो, इन विट्रो। ओके, इन विट्रो का अर्थ क्या होता है, ओके, इन विट्रो का अर्थ होता है सिंथेसिस और प्रोडक्शन और कल्चरिंग, कल्चरिंग। हाँ सर, म्यूल्स रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इट इज द फ्यूजन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, डोंकी और हॉर्स, ये दो डिफरेंट स्पीशीज की ये क्रॉसिंग का रिजल्ट है, इसीलिए वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जब दो स्पीशीज को हम क्या करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, तब हमें जो न्यू ऑफस्प्रिंग मिलता है जनरली वो फर्टाइल नहीं होता, वो स्टेराइल होता है। बेटा समझ में आया बेटा आदित्य? ओके, म्यूल इसीलिए रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इट इज द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। अगर दो स्पीशीज क्रॉस करते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है जनरली वो स्टेराइल होता है। ओके, क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप मैच नहीं हो पाता, इसीलिए। ओके, समझ में आया बेटा आदित्य? ओके आदित्य, समझ में आया आपको हमने क्या बताया आपको? ओके, यस बेटा, ठीक है। सी हियर, तो अगला पॉइंट देखिए। यस, ओके, तो इन विट्रो का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय इन विट्रो? हमने इन विट्रो का मतलब क्या बनाया? ग्रोइंग और प्रोड्यूसिंग और कल्चरिंग ऑर्गेनिजम्स और सिंथेसाइजिंग द डीएनए, कहां पर? फ्रॉम इट्स आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट। उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, उस नेचुरल हैबिटेट से, उसकी जो नेचुरल रहने की जगह है, उस जगह से हमने उसे लैबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करना स्टार्ट किया है। इसी को हम इन विट्रो कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विट्रो कल्चर। फॉर एग्जांपल, जो बैक्टीरिया फ्री फॉर्म में कहीं भी नजर आते हैं, उस बैक्टीरिया को हम क्या कर सकते हैं? उस बैक्टीरिया को हम लैबोरेटरी कंडीशन में न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। इसी को हम इन विट्रो कल्चर कहते हैं बेटा। ओके, इन विट्रो कल्चर। ओके, हाँ, कॉन्शियसनेस अभी बाकी है, नो प्रॉब्लम, बताएंगे बेटा उसके बारे में भी। ओके, सी, तो आपको समझ में आया इन विट्रो का मीनिंग क्या है? ओके, कल्चरिंग द ऑर्गेनिज्म from means outside of its natural habitat in laboratory condition, या in simple sentence, growing the organism in laboratory condition, it is also known as in vitro culture. Okay, in vitro production. Like tissue culture में क्या करते हैं हम? प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेते हैं और उससे न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, उसके क्लोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये भी एक तरह का इन विट्रो प्रोडक्शन है। ओके, isn't it? ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट, कॉन्शियसनेस। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज नथिंग बट कॉन्शियसनेस। ओके बेटा आदित्य चौधरी, बेटा आदित्य,
कॉन्शियसनेस का मतलब ही क्या होता है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ओके, हमने यहां पर कॉन्शियसनेस के जगह क्या लिखा है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। चलिए लास्ट टॉपिक, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स व्हाट? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग that give response to the changes that taking place in its external environment. ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण में जो बदल होते हैं उसे रिस्पॉन्स करते हैं। इसी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि see, for example, the growth of root is always taking place towards the soil or towards the water. It is the response to the external stimuli. Okay, for example, again example, the growth of shoot is always taking place towards the sunlight. It is again the example of response to the sunlight. Okay, getting my point? साथ ही साथ और एक एग्जांपल, हमारे खुद का एग्जांपल। बच्चों कुछ 1 मिनट बचा है, लेक्चर फिर से अगर समय है तो हम फिर से रीइंटर करेंगे, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल आपने देखा होगा ड्यूरिंग समर सीजन में हमारे बॉडी पर बहुत सारा पसीना आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टू द हॉट इन्वायरमेंट। देन ठंडी के दिनों में क्या होता है? इन विंटर सीजन आवर बॉडी प्रोड्यूसेस मोर एंड मोर हीट सो दैट आवर बॉडी डज नॉट गेट मीन्स